Let me piece yourself back together now. What's your vision? अब हम बात करते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स के। जो शेयर्स हमने पहले फोरफिचर किए था जिनका, उनको हम री इशू किस किस तरह से कर सकते हैं और वहां पे जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जितने शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं, क्या हमने सारे के सारे री इशू किए हैं या फिर उसका एक पार्ट री इशू किया है। हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें बोला हो कि जो शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं वो है 100 शेयर्स, लेकिन हम जो री इशू कर रहे हैं वो सिर्फ 80 शेयर्स हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 100 है या 80 है, मतलब कि फुली री इशू है या फिर पार्टली री इशू है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो री इशू होता है उसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल इशू की बात की थी, तो इशू को हम या तो पार पे करते हैं या फिर प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन जो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स होता है उसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। सो यहां पे री इशू के जो 3 तरीके होते हैं वो होते हैं एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो पार मतलब कि जहां पे हम 10 का शेयर 10 रुपीज में ही री इशू करते हैं। प्रीमियम में क्या होता है कि यहां पे 10 रुपीज का शेयर हम 12 या फिर फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा अमाउंट में इशू करते हैं। जबकि डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि यहां पे हम फेस वैल्यू से कम में इशू करते हैं। मतलब कि 10 रुपए के शेयर के लिए हो सकता है हम किसी से सिर्फ 8 रुपए मंगाएं या फिर 9 रुपए मंगाएं, लेकिन यहां पे एक लिमिट होती है जो हम ऑन लेटर से डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस किस तरह से पूछी जा सकती है वो देखिए। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ बोला जाए कि forfeited shares are reissued at ₹80 per share fully paid up। सो देखिए, इसका क्या मतलब है कि हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो शेयर्स हमने फोरफिट किए थे उनको हमने री इशू किया है एट 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब देखिए, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है। यहां पे फुल्ली पेड अप का मतलब है कि अगर यहां पे जो एक शेयर है वो है 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज का अगर एक शेयर है और हमें बोला है फुल्ली पेड अप, तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया है। और वो डिस्काउंट कितना है, 20 रुपीज का, क्योंकि 100 का शेयर हम अगर 80 रुपीज में इशू कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली डिस्काउंट होगा 20 रुपीज का, तो ये होगा डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि शेयर्स आर री इशूड एट 100 पर शेयर एंड देन अगेन फुल्ली पेड अप, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको पार पे री इशू किया है। मतलब कि 100 रुपए का शेयर हमने 100 रुपए में ही री इशू कर दिया है। और इसके अलावा हमें जो तीसरा पार्ट हो सकता है वो बोला जा सकता है 120 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि इसको हमने कैसे री इशू किया है, ऑन प्रीमियम। तो यहां पे जो प्रीमियम है वो कितना है, 20 रुपीज का, क्योंकि 100 रुपीज का शेयर हमने 120 रुपीज का री इशू कर दिया। सो इसीलिए 20 रुपीज का क्या हो गया, प्रीमियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि अगर 100 का शेयर है तो 100 का ही हमने री इशू किया है, मतलब कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो 100 की ही है। अब यहां पे अगर फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो इसका मतलब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ₹80 पर शेयर 80 पेड अप। अब देखिए, 80 पर शेयर एंड 80 पेड अप का मतलब है कि हमने 100 रुपए में से 80 रुपया ही मंगाया है, जिसमें से 80 रुपया हमें मिल भी गया है। तो यहां पे ये तो पार वाला केस हो गया कि 80 रुपए के लिए हम 80 रुपए ही मंगा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां पे पेड अप की जगह आपको एक और चीज दी जा सकती है जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। सो कॉल्ड अप का मतलब क्या है, कॉल्ड अप का मतलब भी कुछ इसी तरह से होता है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि द फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट 80 पर शेयर 100 कॉल्ड अप, तो इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए के शेयर के लिए हमने 100 रुपया ही मंगाया है और उसको कितने रुपए पे इशू किया है, 80 रुपीज पे। तो ये अगेन क्या हो गया, डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज। सो ये आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की ध्यान रखनी है और ये प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूव हो सकता है कि इसको किस तरह से हमें
देखना है कि क्या हमें इसका ट्रीटमेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि री इशू की जर्नल एंट्रीज हम तीनों केसेस में किस किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम बात करें पार के केस में री इशू की एंट्री, तो पार के केस में अगर मान लीजिए 100 का शेयर हमने 100 पे ही री इशू किया है, तो उस केस में जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 100 एंड 100। ये हो गई पार के केस में एंट्री। अब अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में क्या एंट्री आएगी, प्रीमियम में जो हम नॉर्मली एंट्री करते हैं वही एंट्री यहां पे भी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर मान लीजिए यहां पे 100 का शेयर हमने 120 में रीइशू किया है, तो बैंक में हम लिख देंगे 120, शेयर कैपिटल में 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 20। ये हो गई प्रीमियम की केस की एंट्री। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट में मान लीजिए कि 100 का शेयर हमने 90 रुपीज में इशू किया है। यहां पे जो एंट्री आएगी डिस्काउंट के केस में वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे 100 हमने 90 रुपीज का इशू किया, 90 इधर और 10 इधर। डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट क्या हो सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू, तो यहां पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो होगी जितना हमने शेयर फॉरफीचर के टाइम पे रिसीव किया था। अगर मान लीजिए जब हमने फॉरफीचर किया था उस केस में जो फॉरफीचर के अकाउंट में हमने एंट्री लिखी थी वहां पे जो अमाउंट था वहां पे वो अमाउंट था सिर्फ 30 रुपीज। तो यहां पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं 30 रुपीज का। हम 30 रुपीज से ज्यादा दैट इज 70 से कम का शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट क्या हो गई, वो लिमिट होती है जितना हमने शेयर फॉरफीचर के अंदर फॉरफीचर की एंट्री में रिकॉर्ड किया था। तो अगर वहां पे हमने 30 किया था तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम यहाँ पे कितना दे सकते हैं 30। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो सकता है कि जब हम डिस्काउंट पे री इशू करते हैं तो हम पूरा का पूरा अमाउंट शेयर फॉरफीचर का यूज कर ले। तो इस केस में पॉसिबल है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कुछ भी ना बचे, कि 30 रुपीज हमने फॉरफीचर के टाइम पे जब्त किया था और 30 का 30 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन इन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है कि जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वो हमारा बचा रहेगा, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट है या नहीं है। प्रॉफिट देखते हैं हम कि है या नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अगर होगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये है अगर प्रॉफिट होता है, इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर नो प्रॉफिट है, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाएगा, री इशू की एंट्री की क्वेश्चन खत्म। और अगर प्रॉफिट है तो एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे एक्चुअली वो चीज आपको ध्यान रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था और री इशू सिर्फ 80 को किया था तो हम सिर्फ 80 से रिलेटेड अमाउंट ही इसके अंदर पोस्ट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के केस में ध्यान रखने हैं, और अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर्स हैं कि एक एक्स है और एक वाई है जिन्होंने फॉरफीचर, जिनके शेयर्स हमने फॉरफीचर किए हैं, तो कोशिश करिए कि इन दोनों की जो एंट्रीज हैं वो आप सेपरेट करें। मतलब एक्स की फॉरफीचर और री इशू की एंट्री अलग अलग करें
और y की फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री अलग करें। उससे आपका थोड़ा सा काम बढ़ेगा, आपको एंट्री दो बार करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर ठीक आने का चांस उसमें बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आपको दोनों डिफॉल्टर्स या फिर दो से ज्यादा अगर डिफॉल्टर्स हैं तो सबकी एंट्रीज आपको अलग अलग पास करनी होगी। सो इस क्लास के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।